का एक स्टैंडर्ड है, विद इन 15 मिनट में एटलीस्ट और डॉक्टर वहां पहुंच जाए और एक पर्सन वहां पे एटलीस्ट 20 आवर्स 24 आवर्स, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी में आया तो उसको हैंडल कर सके। और अगर उसी गांव में रह रहा है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेशन के सिवाय कोई भी एलिमेंट नहीं देता। सिर्फ आप पे कहने से कि मैं यहाँ पे रहता हूँ उससे वो नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर से वहीं रह रहे इट्स ओके, अगर आप प्राइवेट से वहां पर रहते तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है। ये अलग अलग क्वार्टर्स के बारे में बताया गया है। और दूसरी जो सबसे पुअर अपने प्रॉब्लम्स है, जैसे लॉन्ड्री सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, सिक्योरिटी, डाइटरी सर्विस, अगर हम इन हर सर्विस के लिए मैन पावर दें तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मेंटेन भी नहीं हो पाता। इसलिए बेटर है कि जो ये वाली सर्विस है उनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन आउटसोर्स करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई ये आउटसोर्स कर दिया, उसके आप लिखान ले लो भाई इसके साथ आउटसोर्स किया गया, उसके रजिस्टर प्रॉपर होने चाहिए। जैसे आपके रजिस्टर जहाँ पे दिखाए गए हैं, डीनर रजिस्टर, सफाई रजिस्टर, फूड रजिस्टर, और एक आपका एमओयू की एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए कि भाई ये एमओयू है हमारा लॉन्ड्री के साथ, ये है हाउसकीपिंग सर्विसेज, ये है सिक्योरिटी सर्विसेज, ये है डाइटरी सर्विसेज, अगर दे रहे हैं तो हम ये दे रहे हैं। उसके आधार पर ही आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। There should be 24/7 availability of the electricity and potable drinking water facility. यहाँ पे एक सिंपल बताया गया कि जब हम लोग पहले फील्ड में जाते थे, इतना खराब मटका रखने में आता था कि उसको 2 साल तक तो कोई चेंज ही नहीं करता था। तो एटलीस्ट वाटर फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो पानी हम पी सके वही पेशेंट को क्यों नहीं दे सके। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये थी कि मिनरल की डॉक्टर्स को अपनी मिनरल बोतल ले जाते थे और पेशेंट कहाँ से क्या पी रहा है पता ही नहीं। डॉक्टर इतनी फैसिलिटी तो हम कर सके कि भाई जो पानी हम पेशेंट्स को पिला रहे हैं क्या वही पानी हम लोग पी रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वाटर क्वालिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी। और सेम थिंग इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे है या नहीं। गुजरात में ठीक है कि गांव में अभी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, पर यहाँ पर भी अगर नहीं है तो उसमें इमरजेंसी में आपके पास अल्टरनेट क्या है कि मान लो कोई डिलीवरी है या ऑपरेशन चल रहा है तो इमरजेंसी में आपका जनरेटर या इन्वर्टर आपके पास है, बट एटलीस्ट आपका प्रोसीजर में कहीं रुकावट ना। अरेंजमेंट ऑफ द फायर सेफ्टी, आपको एक डायग्राम बनाया गया है फायर सेफ्टी एग्जिट प्लान। आप अपने स्ट्रक्चर के आधार पर फायर सेफ्टी एग्जिट प्लान बना सकते हैं कि आपका फायर सेफ्टी की मान लो कि कोई डिजास्टर हुआ या आग लग गई तो आप किस तरीके से यहाँ से पेशेंट निकलेगा, किस तरीके से एम्प्लॉय निकलेगा, उसके बारे में यहाँ पे डिजास्टर प्लान बनाया गया है। फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट भी आपको लगाए गए, लेकिन यहाँ पे आपके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। फिर पता लगा कि आपने ये लगा दिया लेकिन चलाना कैसे वही पता नहीं, तो आपके इंस्ट्रक्शन भी गिवन आप देख सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस तरीके से आप खोलोगे, किस तरीके से आप हो जाओगे, और उसकी ट्रेनिंग सभी स्टाफ को दी जाए, सिर्फ एक से नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टाफ है तो एटलीस्ट सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। ये आप देख सकते हो सारे अलग अलग जगह आपका फायर को प्रोटेक्शन के लिए रखे गए इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट। वो फायर सेफ्टी ऑफिसर को बुला के आप उसका इंस्पेक्शन करवा सकते हो कि भाई हम प्रोटेक्शन के लिए कहाँ क्या रखें। ये साइनेजेस भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, अलग अलग जगह से ये दिखाए गए हैं सभी। इमरजेंसी एग्जिट प्लान आपको दिखाया गया है। मॉक ड्रिल, ठीक है, आपने वो सारा कुछ तो लगा लिया लेकिन अगर उसके बारे में मॉक ड्रिल नहीं की तो भी प्रॉब्लम है। मॉक ड्रिल में पता तो लगता है कि हम कितनी टाइम में हम पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई डिजास्टर हुआ तो कितनी टाइम में हम बचा सकते हैं। मॉक ड्रिल में आप पूरा ब्लॉक के साथ कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कर सकते हो। बड़ा अगर डिजास्टर है तो आप डिस्ट्रिक्ट के साथ मॉक ड्रिल करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मॉक ड्रिल में आपको सारे जो सेफ्टी प्रिपरेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। फायर सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग सबको दी जा रही है। आग से अगर कोई बचता है तो उसके लिए ट्रेनिंग, सिक्योरिटी हो या हाउसकीपिंग हो या स्टाफ हो। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है
तो उससे आप पेशेंट को कैसे उतारो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। और सेकेंड है अटेंडेंट लॉन्च। ठीक है, हमने पेशेंट परसेप्शन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट देखा, लेकिन अगर उसके अटेंडेंट आते हैं तो क्या हम उनको बैठने के लिए प्रॉपर जगह दे पा रहे हैं? सिर्फ यहाँ ये बात है, ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट के लिए जाएंगे, पर एक के साथ एटलीस्ट एक पेशेंट आए तो क्या हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पे सो सके, जहाँ पे बैठ सके। तो एक सिंपल अटेंडेंट लॉन्च की बात है। ये डिपेंड है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम 5 स्टार बनाओ। यहाँ एक सिंपल आप देख सकते हो, इससे भी आप सिंपल देख सकते हो। सिंपल एक टील का ऊपर रख दिया, पंखा लगा दिया और नीचे आपके अटेंडेंट पर रह सकते हैं। पर यही है कि आपका अगर पीएससी 6 बेडेड है तो 6 बेड से ज़्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो या 3 बेड या 6 बेड। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, हमें 60 चाहिए, आप 60 अटेंडेंट आते हैं तो इससे नॉट फाइन। अटेंडेंट लॉन्च आप डिफरेंट जगह का आप देख सकते हो। सिंपल अटेंडेंट लॉन्च उन्होंने ऊपर और छत लगा के बनाया। एडिक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, बट कभी चारों तरफ घूम के कभी नहीं देखते। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी फैसिलिटी के चारों तरफ घूमते रहते। सिर्फ देख के ये श्योर करना है कि वाकई में हमारे यहाँ से कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, बरसात में पानी कहाँ जाता है, कहाँ पे रुकावट आ रही है, वो सारी चीजें। और इंक्लूडिंग छत के ऊपर कितने लोगों ने देखा होगा हैं? कितने लोगों ने? हम कंप्लेंट करने में पहला रहता है कि सब हमारी छत टपकती है, बट अगर आप कभी ऊपर जाके देखो तो वाकई में जहाँ गंदगी गिरती रहती है, कभी कभी तो वहाँ पे पेड़ भी उगे रहते हैं। हमने, हमारे पास फोटो भी हमारे फैसिलिटी हो गए कि वहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं, तो पानी पड़ा ही रहेगा। तो वो सारी चीज है कि जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत जरूरी है कि भाई छत क्लीन है या नहीं, ड्रेनेज फैसिलिटी क्लीन है या नहीं। और ये अगर एक बार आप कुर्सी पर बैठने से पहले एक सिंपल सा राउंड ले लो ना, उसी में क्लीन हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो बाकी स्टाफ भी वो हो जाता है। इसलिए वो चीज, और उसके लिए आप चेकलिस्ट कर दो कि भाई आज रोज सफाई हुई या नहीं, ऊपर हुई या नहीं, नीचे हुई या नहीं, चेकलिस्ट देख के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हर चीज के लिए लेबलिंग कर दिया गया। आपके पास सारे रूम्स हैं, सब कुछ है, बट प्रॉपर लेबलिंग नहीं है। तो अगर मान लो कोई पेशेंट आया है तो कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, 10 आदमियों को पूछेगा। अगर तो प्रॉपर आपके पास लेबलिंग है कि भाई पहला रूम केशवारी का, दूसरा दवावारी जो है ड्रग्स मेडिसिन का, मेडिकल ऑफिसर रूम, आयुष है तो आयुष, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, ड्रग स्टोर, कोल्ड चेन, लेबोरेटरी, तो सारा अगर प्रॉपर लेबलिंग करके लगा दिया जाए तो इजीली पेशेंट अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे वो है, वहां पे हमें जाना है। सिर्फ यहाँ पे लेबलिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड जो बनाना है आपको कोई बहुत महंगा बोर्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बोर्ड के ऊपर निर्भर नहीं है, मार्किंग सिर्फ लेबलिंग के ऊपर निर्भर। आप सिंपल पेंट करके भी इसको लेबल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड अच्छा बनाओ, बहुत ही अच्छा, तो ही आपको मार्किंग 10 में से 10 मिलने वाला है। अगर आपका लेबलिंग प्रॉपर है तो आपको 10 में से 10 मार्क मिल सकते। आप अपनी फैसिलिटियों का ये मार्किंग देते जाना जिससे आपको पता लगे कि आपकी फैसिलिटी किस कंडीशन में अभी है। सेम या डिफरेंट पीएचसीओ का यहाँ पर मार्किंग किया गया है। रिक्वायर्ड आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स कॉल्ड ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, ये सीएससी के लिए लागू पड़ती है, इसलिए पीएससी के लिए नहीं है। फैसिलिटी सॉफ्टवेयर वीआईपी रूम, ये भी सीएससी के लिए लागू पड़ता है, पीएससी के लिए वीआईपी रूम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर हो, सारे वो आपके सीएससी में एटलीस्ट वीआईपी रूम होना चाहिए। देयर शुड बी डेडिकेटेड रूम विजिटिंग डॉक्टर्स, या विजिटिंग डॉक्टर्स अगर आपके आ रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए सेपरेट रूम है या तो ये भी हो सकता है कि आपको विजिटिंग आवर्स उस तरीके से प्लान करो कि वो उसके लिए खाली हो, तो उस तरीके से वो आप प्लान कर सकते हैं। बट कोई भी डॉक्टर्स अगर आप विजिटिंग में बुला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो बाहर बैठ के तपास करें। तो वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है कि सेपरेट है या नहीं, प्राइवेसी मेंटेन है या नहीं।
There should be a dedicated room for visiting doctors with the privacy maintained. OT, labor rooms, dressing rooms should have tile wall height of 4 feet. यहाँ पे टाइल्स इसलिए बोली गई कि जिससे कि आप इजीली पानी से धो सको और नेचुरली जब आप क्लीन कर सकते हो तो इन्फेक्शन रेट कम होगा। NABH कहीं ये नहीं बोलता कि आप बहुत बड़ा वो रखो। NABH का मेन फोकस है कि आपका इन्फेक्शन रेट कम से कम कैसे। अगर आपको लगता है कि जादू से इन्फेक्शन रेट कम कर सकते हो तो इट्स ओके, बट उसका प्रूफ देना होगा कि भाई हमारा ये इन्फेक्शन रेट 0 बराबर, तो कुछ नहीं मांगेगा, टाइल्स भी नहीं मांगेगा NABH। लेकिन आप एक प्रूफ करो कि यहाँ पे टाइल्स अगर प्रॉपर होगी तो आप वॉशिंग इजीली कर सकते हो, वेल वेंटिलेटेड है, उस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, तो इजीली आपको मार्किंग मिल सकती है। अगर कम है, बिल्कुल नहीं है 0, पार्शियल है 5 एंड फुल्ली आपका है 10। और सेकंड आता है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, खूब ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हम खरीदने में सबसे पहले माहिर हैं। हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे ही अगर टॉप लेवल से कोई प्रोग्राम होता है तो पहली लिस्ट देते हैं, सर हमें इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इतने इक्विपमेंट चाहिए, इतना फर्नीचर चाहिए, बट क्या वो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट फंक्शनल है? क्या उनका यूटिलाइजेशन मोर देन 98% है? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जिसका कि यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, क्या वो रखने की जरूरत है? हम नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का हम यूज नहीं कर सकते उसको लेके क्या करेंगे? और NABH में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं आपको ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही जरूरी है। NABH में सिर्फ ये लिखा गया है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है वो वाकई में फंक्शनल कितने हैं, या जरूरत हो तब कितने फंक्शनल है। कभी कभी ये भी होता है कि सक्शन मशीन अपने पास 3 है लेकिन जब जरूरत पड़ी एक भी चालू नहीं है, क्या मतलब हुआ? सेम चीज ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए पर भरे हुए नहीं है, क्या मतलब हुआ उसका? तो जो फंक्शनल है या नहीं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके फंक्शनल कितना, और फंक्शनल है तो उसका यूटिलाइजेशन कितना होगा, उसी के ऊपर आपका प्रोसेस ओरिएंटेड दिया गया है। सेम चीज इक्विपमेंट शुड हैव फंक्शनल ऑर्डर अप टू द 98%। फंक्शनल है या नहीं, फंक्शनल है तो उसके लिए आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन के भाई फंक्शनल कब हुआ, कितना फंक्शनल रहता है, वो एक सिंपल आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि मेरा इंस्ट्रूमेंट डेली फंक्शनल है, वीकली है, मंथली है, ईयरली। सिंपल एक टिक मार्क करके आप इजीली बना सकते हो। कोई भी मेजर इंस्ट्रूमेंट फिर आप उसका वो कर सकते हो कि भाई अगर कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जरूरत आपको साल भर में पड़ रही है तो उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने की जरूरत है आपको? नहीं है, उसको शिफ्ट कर दो, बेटर है कि उसको CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो जिससे कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नहीं तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 5 साल पहले का पैक आया हुआ होता है, 5 साल बाद भी पता नहीं होता कि उस पैकिंग में क्या है। तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। फंक्शनिंग ऑर्डर, एडिक्यूट और फंक्शनल ऑर्डर, ऑल इक्विपमेंट शुड हैव इंश्योरेंस कवर, जो कि मेजर आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है। मेजर कोई छोटा है तो उसके लिए नहीं, अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है तो वो इंश्योरेंस कवर्ड है। इंश्योरेंस कवर के ये आपको दिए गए। रिपेयर, मेंटेनेंस एंड AMC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास जो आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट अगर खराब हो जाते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये खराब हो जाते हैं, तो हम किस फोन नंबर पे बात करें, किससे AMC CMC है कि इजीली ये रिपेयर हो सके। अगर यही मालूम नहीं होगा तो आप आधा सा टाइम आपका उसमें ही चला जाएगा, और अगर एक आदमी वहां से ट्रांसफर हो गया दूसरा आएगा तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ का सिस्टम क्या है। इसलिए अगर आपके पास